Radhe Radhe. Hello everyone. Welcome back to the new episode of My Husband's Secret, episode 77 to 79. I hope you have subscribed the channel for your benefits. So, let's start. अटक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा था। एक पल को तो उसके मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ ने उसे अगवा कर लिया था। उस वक्त मनीषा उस पल को कोस रही थी जब उसने सिद्धार्थ की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए हाँ कहा था। मनीषा बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रही थी। एक बार को तो उसने सोचा कि वो चलती गाड़ी से कूद जाए। वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, पर वो सिद्धार्थ के साथ रहकर हर पल अपने सम्मान को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मनीषा उस कार से छलांग लगाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक सिद्धार्थ ने ब्रेक दबाया और वो कार एकदम से रुक गई। ऐसा लगा जैसे मनीषा के दिल की धड़कनें अचानक से रुक गई हो। मनीषा ने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। तभी सिद्धार्थ बोला, हम पहुंच गए। इतना कहकर सिद्धार्थ ने मनीषा की सीट बेल्ट खोल दी। सीट बेल्ट खोलने के बाद सिद्धार्थ कार से बाहर उतरा और मनीषा की तरफ का दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरा हाथ पकड़ो और कार के बाहर आ जाओ। मनीषा के मन में अभी भी एक संदेह पैदा हो रहा था। उसने हिम्मत करते हुए सिद्धार्थ से कहा, हम कहाँ पर हैं? सिद्धार्थ ने नरम लहजे में कहा, इस वक्त हम शहर के बाहर वाले इलाके में हैं। यहाँ पर मेरा विला है और आज से तुम यहीं रहोगी जब तक तुम्हारी आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। फिलहाल अभी के लिए ऐसा समझ लो कि अगले 15 दिन तुम यहाँ छुट्टियां मनाने आई हो और यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे सिद्धार्थ की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसके पास सिद्धार्थ की बातों पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे उतरी। वो विला किसी महल से कम नहीं था। वो जगह 3 तरफ से घास के मैदान से घिरी थी और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ था। पूरे विला में कांच की दीवारें थी और गार्डन के साथ साथ वहाँ स्विमिंग पूल तक था। वो जगह कुछ ऐसी थी जो भी उसे एक बार देख ले वो जीते जी स्वर्ग जैसा महसूस करने लगे। पर अफसोस मनीषा उस जगह को देख नहीं सकती थी। लेकिन पहाड़ से आती ताजी हवा ने जब मनीषा को छुआ तो उसके अंदर की सारी थकान मिट गई। ऐसी खूबसूरत जगह को मनीषा देख तो नहीं पा रही थी, पर उसकी खूबसूरती को महसूस जरूर कर पा रही थी। सिद्धार्थ मनीषा का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया और लिविंग एरिया में एक सोफे पर बैठाते हुए बोला, तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ वहाँ से किचन की तरफ चला गया। मनीषा को लगा कि शायद उससे सुनने में कुछ गलती हुई है। भला सिद्धार्थ जैसे बिगड़ैल अमीर को खाना बनाना कैसे आता होगा? मनीषा समझ गई कि आज उसे पिछले कई दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा बकवास खाना खाने को मिलेगा। मनीषा बहुत थक गई थी। आसपास चिड़ियों की मधुर आवाज से सब कुछ शांत था। मनीषा को वो वातावरण बहुत ज्यादा सुकून दे रहा था। वो सोफे पर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ वहाँ आया तो उसने मनीषा को सोफे पर सोता हुआ पाया। सोते हुए मनीषा किसी छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत छाई हुई थी जिसे देखकर सिद्धार्थ के मन को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वो धीरे से मनीषा के पास गया। उसने देखा कि मनीषा के बालों की एक लट हवा से उड़ती हुई उसके चेहरे पर आ गई थी। सिद्धार्थ ने झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लट को मनीषा के चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। अपने चेहरे पर किसी का स्पर्श पाकर मनीषा ने तेजी से अपना हाथ झटका जो सीधा जाकर सिद्धार्थ के गाल पर लगा। सिद्धार्थ के मुंह से एक तेज आवाज निकली, आह! वो आवाज सुनकर मनीषा की नींद टूट गई। उसे समझ में आ गया था कि उसने गलती से सिद्धार्थ को चोट पहुंचाई है। मनीषा हड़बड़ाती हुई बोली, आई एम सॉरी। मनीषा के चेहरे की बेचैनी देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मनीषा के साथ मजाक करते हुए कहा, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, वो तुम हो जिसने मुझ पर हमला किया है। सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा शर्म से भर गई। उसने सिद्धार्थ की बात का बिना कोई जवाब दिए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कान कुछ और ज्यादा बढ़ गई। उसने खुद की हंसी पर काबू पाते हुए मनीषा से कहा, लंच रेडी है, पहले तुम कुछ खा लो फिर आराम करना। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने आहिस्ता से मनीषा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़ा। सिद्धार्थ मनीषा को इतनी हिफाजत से पकड़े हुए था मानो जैसे उसके हाथों में कोई बेशकीमती खजाना हो। मनीषा को भी सिद्धार्थ के साथ काफी महफूज लग रहा था। वो दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंचे। डाइनिंग टेबल पर 4 तरीके के पकवान अलग अलग ट्रे में रखे थे। मनीषा कुछ देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन जब उन पकवानों की महक मनीषा की नाक में गई तो उसके मुंह में पानी आ गया। सिर्फ खुशबू से ही वो खाना बहुत लजीज लग रहा था। मनीषा से अब सब्र नहीं हो रहा था। वो जल्दी से उस खाने पर टूट पड़ना चाहती थी। अचानक से मनीषा को शक हुआ, इतनी जल्दी सिद्धार्थ ने इतने सारे इंडियन डिशेस कैसे बना ली थी? क्योंकि ऐसा काम तो सिर्फ वो ही कर सकता था जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो। लेकिन जितना मनीषा सिद्धार्थ को जानती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ के अंदर ये गुण भी थे। सिद्धार्थ ने आहिस्ता से मनीषा को कुर्सी पर बिठाया और एक प्लेट उठाकर उसमें मनीषा के लिए खाना परोसा। तभी सिद्धार्थ ने एक कांटे से पनीर का टुकड़ा काटा और उसे मनीषा के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। सिद्धार्थ के ऐसा करने पर मनीषा के माथे पर तेज आ गया। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि तुम्हारे वाला मेरे मुंह में ठूसो। भले ही मैं देख नहीं सकती, पर मैं अपने आप खाना खा सकती हूँ।
मनीषा की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। 1-2 सेकंड शांत रहने के बाद सिद्धार्थ बोला, देख तो अनिरुद्ध भी नहीं सकता था, फिर तुम उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिलाया करती थी? सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा के दिल में जज्बातों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वो किसी मूर्ति की तरह शांत बैठी रही। उसकी बंद आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा आ गया और वो खूबसूरत पल भी जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताए थे। लेकिन सिर्फ मनीषा ही नहीं थी जो उन खूबसूरत यादों को जी रही थी। उसके बगल में बैठा सिद्धार्थ के रूप में अनिरुद्ध भी उन यादों को महसूस कर पा रहा था। तभी अनिरुद्ध अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मनीषा से बोला, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे तुम्हारी सेवा करने दो, नहीं तो डॉक्टर फ्रेडी से बोलकर तुम्हारी आंखों में परमानेंट पट्टी बंधवा दूंगा। मनीषा ने अनिरुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना मुंह खोल दिया। अनिरुद्ध ने मनीषा के मुंह में वो निवाला डाल दिया। जैसे ही पनीर का वो टुकड़ा मनीषा के मुंह में गया, उसका पूरा स्वाद मनीषा के जहन में फैल गया। आज से पहले मनीषा ने इससे ज्यादा अच्छा चिली पनीर अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। उसने आज तक जितनी भी स्वादिष्ट डिशेस खाई थी, वो सब उस पनीर के आगे बेकार थी। मनीषा चटकारे मारती हुई उसे खा रही थी। अनिरुद्ध मनीषा के मुंह में खाने के निवाले इस तरह से डाल रहा था जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद अनिरुद्ध मनीषा से बोला, खाने के तुरंत बाद लेटना ठीक नहीं, चलो थोड़ी देर वॉक करके आते हैं। मनीषा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसके लिए अनिरुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। इससे पहले वो उसे मना करती, अनिरुद्ध बोला, अगर तुमने मना किया तो याद रखना रात के खाने में तुम्हें बर्गर और पिज्जा ही मिलेगा। पिज्जा और बर्गर का नाम सुनकर ही मनीषा का मन घबरा गया क्योंकि वो जब से वो LA आई थी उसे वही सब खाने को नसीब हुआ था। लेकिन अनिरुद्ध के हाथ का खाना खा के ही उसे तृप्ति मिली थी। वो दोबारा से फास्ट फूड नहीं खाना चाहती थी। इसलिए उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, जैसे किसी छोटे बच्चे को खाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है। अनिरुद्ध वैसे ही मनीषा को ब्लैकमेल कर रहा था और एक हद तक वो उसमें सफल भी हो गया था। ये देखकर अनिरुद्ध को बहुत मजा आ रहा था और उसके चेहरे पर एक शरारत वाली मुस्कान आ गई थी। अनिरुद्ध ने धीरे से मनीषा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर गार्डन की तरफ आया। गार्डन में आते ही मनीषा को एक सुगंधित एहसास हुआ। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो स्वर्ग के बगीचे में आ गई हो। साथ ही अनिरुद्ध के साथ का एहसास पाकर उसे एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। कुछ समय के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ जो शख्स था वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कितनी खूबसूरत जगह है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। मनीषा बोली, भले ही मेरी आंखें देख नहीं सकती पर मैं अपने मन की आंखों से सब कुछ देख पा रही हूँ। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा बढ़ गई। उसने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहोगी? मनीषा ने फौरन जवाब दिया, मैं आपके साथ यहाँ हमेशा रह सकती हूँ अनिरुद्ध। ये बोलते ही अचानक से मनीषा को एहसास हुआ कि उसके साथ उस जगह अनिरुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। उसने फौरन उससे अपना हाथ छुड़ाया और उससे दूर हटकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह से शांत खड़े रहे। फिर अपने शब्दों को इकट्ठा कर मनीषा गंभीर आवाज में बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। अनिरुद्ध ने उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, उसने मनीषा का हाथ धीरे से पकड़ा और उसे वापस से विला के अंदर ले गया और उसके बेडरूम में जाकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। बिस्तर पर लेटी मनीषा को अनिरुद्ध की याद सता रही थी। वो अनिरुद्ध के साथ अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही शांत जगह पर गुजारना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद उससे दूर होना ही लिखा था। इसी अधूरेपन के साथ कब मनीषा की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात ढल चुकी थी और मनीषा अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी। थकान की वजह से वो डिनर के लिए भी नहीं उठी और उस वक्त उसकी नींद बहुत गहरी थी। तभी अचानक मनीषा के कमरे का दरवाजा खुला। उस दरवाजे से अनिरुद्ध अंदर आया। उसने मनीषा की तरफ देखा तो उसे गहरी नींद में सोता हुआ पाया। मनीषा को शांति से सोता हुआ देख अनिरुद्ध अपने होश खो बैठा। भले ही उसने मनीषा से उसे ना छूने का वादा किया था, पर उसकी खूबसूरती देखकर वो अपने सारे वादे भूल गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में एक अजीब सा उतावलापन चल रहा हो। वो मनीषा को अजीब नजरों से देख रहा था और उसके इरादे कुछ और ही लग रहे थे। वो धीरे धीरे मनीषा की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके इरादों से बेखबर मनीषा चुपचाप अपने सपनों में खोई सो रही थी। अनिरुद्ध के कदम धीरे धीरे मनीषा की तरफ बढ़ रहे थे, पर इस बात से अनजान मनीषा गहरी नींद में सो रही थी। अनिरुद्ध अब मनीषा के बिस्तर के एकदम पास जाकर खड़ा हो गया और उसे एकटक नजरों से देखने लगा। सोती हुई मनीषा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बंद आंखों के पीछे कोई बहुत ही सुंदर ख्वाब पनप रहा हो। उसकी मुस्कान अनिरुद्ध के दिल में छुपे हुए अरमान जगा रही थी। तभी अनिरुद्ध आगे बढ़ा और मनीषा के बगल में लेट गया। उसने धीरे से मनीषा को अपनी तरफ पलटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मनीषा अभी भी गहरी नींद में थी। अनिरुद्ध की बाहों में आते ही वो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक गई। मनीषा ने अपना सिर अनिरुद्ध के सीने में छुपा लिया और अनिरुद्ध उसके बालों को हल्के हाथ से सहलाने लगा। उस वक्त अनिरुद्ध को जो एहसास हो रहा था वैसा एहसास उसे आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। उसने धीरे से मनीषा के सिर को चूमा और उसे और ज्यादा कस के अपनी बाहों में भर लिया।
उस वक्त उस कमरे में एक अलग सी शांति फैली हुई थी। अनिरुद्ध को ऐसा लग रहा था जैसे कि समय रुक गया हो। वो अपनी पूरी जिंदगी उस पल में बिता सकता था। उसकी बाहों में सिमटी मनीषा के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। जिस एहसास को मनीषा जागते हुए महसूस नहीं कर पा रही थी, वो एहसास उसे उसके सपनों में एक अलग सा सुकून पहुंचा रहा था। मनीषा अपने सपने में खुद को अनिरुद्ध की बाहों में देख रही थी। वो दोनों समुद्र के किनारे रेत पर बैठे हुए थे और समुद्र से आती तेज हवाएं उन दोनों को एक मखमल सा स्पर्श दे रही थी और लहरें उनके पैरों को छूकर वापस लौट रही थी और हर तरफ लहरों की आवाज गूंज रही थी। मनीषा ने अपना सिर अनिरुद्ध के सीने पर रखा हुआ था और अनिरुद्ध उसके बालों को सहला रहा था। तभी आसमान में उड़ते पंछियों को देखते हुए मनीषा बोली, ये पल बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर अनिरुद्ध बोला, पर तुमसे ज्यादा नहीं। मनीषा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? अनिरुद्ध बोला, रह सकते हैं। अगर हम साथ हो तो हम कहीं भी रह सकते हैं और जहाँ भी हम साथ रहेंगे वहाँ का हर पल खूबसूरत होगा। अचानक से मनीषा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। वो बोली, लेकिन मुझे डर लगता है। अनिरुद्ध ने हैरानी से कहा, किससे? मनीषा बोली, इस दुनिया से। न जाने क्यों ये दुनिया हमें एक नहीं होने देती। जब भी मैं किसी को अपना मानती हूँ, ये दुनिया मुझे उससे दूर करने में लग जाती है। आज से पहले जिसे भी मैंने अपना समझा वो मुझसे दूर हो गया, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। अनिरुद्ध ने मनीषा का माथा चूमते हुए कहा, चाहे पूरी दुनिया भी तुम्हें मुझसे दूर करना चाहे, फिर भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर किसी बहाने तुम मुझसे दूर चली भी गई तो मैं आसमान में उड़ रहे इन पंछियों की तरह उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर वापस से एक मुस्कान आ गई और वो नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। तभी मनीषा की नजर अनिरुद्ध की आंखों पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मनीषा की आंखों में झांक रही थी। मनीषा खुशी से चिल्ला उठी, आपकी आंखें ठीक हो गई? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बिना देखे मैं जी नहीं सकता। मेरी आंखों को तो ठीक होना ही था। मनीषा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अनिरुद्ध को अपनी ओर खींचा और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वो पल मनीषा की जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब था जिससे वो कभी जागना नहीं चाहती थी। जहाँ मनीषा बंद आंखों से उस ख्वाब को जी रही थी, वहीं अनिरुद्ध खुली आंखों से मनीषा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उस ख्वाब को महसूस कर रहा था। तभी अचानक मनीषा नींद में बड़बड़ाती हुई बोली, मैं बहुत खुश हूँ अनिरुद्ध, आपकी आंखें ठीक हो गई। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध का दिल भर आया। आखिर वो कैसी लड़की थी जो नींद में भी उसके बारे में ही सोच रही थी। आज तक मनीषा ने हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा था, लेकिन जब पहली बार उसने अपने बारे में सोचना चाहा तो हालातों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी इच्छाओं को दफन करके परदेस आना पड़ा। अनिरुद्ध जानता था कि मनीषा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसने जो कुछ भी किया था उसमें मनीषा की ही भलाई थी, पर वो मनीषा को दुखी भी नहीं देखना चाहता था। अनिरुद्ध ने मनीषा के माथे को चूमा और उसे सोता छोड़ चुपचाप उस कमरे से बाहर चला गया। अगले कुछ दिन अनिरुद्ध ने मनीषा का हर रोज ख्याल रखा। वो हर रोज दिन में 3 बार मनीषा के लिए खाना बनाता और उसे अपने हाथों से खिलाता। वो मनीषा का हाथ पकड़कर उसे रोज गार्डन में घुमाता और किताब से कहानी पढ़कर सुनाता। वो मनीषा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसकी छोटी सी छोटी जरूरतों को भी पल भर में पूरा कर देता था। अनिरुद्ध की पहचान से अनजान मनीषा को भी धीरे धीरे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। उसके साथ रहते रहते मनीषा अपने उन जख्मों को धीरे धीरे भूलने लगी थी जो सिद्धार्थ ने उसे दिए थे। कई बार मनीषा को ऐसा लगता था जैसे वो सिद्धार्थ के साथ नहीं बल्कि अनिरुद्ध के साथ है। इसी तरह एक दोपहर खाना खाने के बाद अनिरुद्ध मनीषा को अपने साथ लेकर विला के पीछे घुमाने के लिए ले गया। विला के पीछे एक सुंदर सा बीच था। जब मनीषा वहां पहुंची तो उसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। जहां एक तरफ समंदर से आती ठंडी हवा मनीषा के बाल उड़ा रही थी, वहीं आसमान से उसके शरीर पर पड़ती धूप उसे एक बहुत ही सुनहरा एहसास दे रही थी। समुद्र की लहरें और आसमान में उड़ते पंछियों की आवाज मनीषा पहले भी सुन चुकी थी। तभी अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर उसे समुद्र के और पास ले गया, जहाँ समुद्र से आती लहरों ने मनीषा के पैरों को छुआ। अचानक से मनीषा के पैर अपने आप रुक गए। उसे अपना वो सपना याद आया जिसमें उसने खुद को अनिरुद्ध के साथ ऐसी जगह पर देखा था। मनीषा को विश्वास नहीं हुआ, सिर्फ उसकी आंखें उस जगह को देख पा रही थी, पर उस जगह का एहसास पाकर मनीषा को अपना वो सपना सच होता महसूस हो रहा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? मनीषा ने अपने सपने में उस जगह अपने साथ अनिरुद्ध को देखा था, पर उस वक्त उसके साथ अनिरुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। मनीषा हैरत में पड़ गई। क्या कोई सपना इस तरह से भी सच हो सकता था? तभी अचानक उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, काश इस जगह को तुम अपनी आंखों से देख सकती। ये जगह बहुत खूबसूरत है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही मनीषा के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी भी किसी सपने में ही जी रही हो। उसने अपने नाखूनों से अपने दूसरे हाथ को नोचा। उसे एक दर्द महसूस हुआ। वो सपना नहीं था, मनीषा सच में उस जगह पर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त उसके साथ अनिरुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। पर मनीषा को इस बात का इल्म नहीं था कि उसके बगल में जो शख्स खड़ा था वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि सही मायने में अनिरुद्ध ही था।
मनीषा हैरान खड़ी थी कि तभी उसे आसपास कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। उनसे कुछ दूर 3 अंग्रेज बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की। वो लड़की खिलखिलाती हुई आगे भाग रही थी और वो दोनों लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। तभी अचानक वो लड़की मनीषा के पास से गुजरी। मनीषा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उस बच्ची के कदम अपने आप रुक गए। उसने मनीषा को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, वाओ, आप कितनी सुंदर हो। उस बच्ची के पीछे आते वो दोनों बच्चे भी मनीषा के पास आकर रुके और उससे गौर से देखने लगे। बच्चे की बात सुनकर मनीषा अपने ख्यालों से बाहर आई। तभी उस बच्ची ने आगे कहा, क्या मैं भी बड़ी होकर आप जैसी सुंदर दिखूंगी? ये सुनकर मनीषा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उस बच्ची को देख तो नहीं सकती थी, पर उसकी मासूम आवाज सुनकर ही उसे विश्वास हो गया था कि वो बच्ची बहुत प्यारी थी। क्यों नहीं, तुम बड़ी होकर जरूर सुंदर दिखोगी, बिल्कुल इनकी तरह। अनिरुद्ध ने मनीषा की तरफ इशारा करते हुए उस बच्ची से कहा। अनिरुद्ध की बात सुनकर वो तीनों बच्चे आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। मनीषा उनकी फुसफुसाहट सुनकर उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बच्ची अनिरुद्ध से बोली, आप ये इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आप इनको पसंद करते हैं? उस बच्चे की बात सुनकर मनीषा का चेहरा लाल पड़ गया। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाती, अचानक से अनिरुद्ध बोला, तुमने सही कहा, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। अनिरुद्ध की बात सुनकर वो तीनों बच्चे हंस पड़े। मनीषा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, देखिए अनिरुद्ध, आपको ये बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से मनीषा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गलती से सिद्धार्थ को अनिरुद्ध के नाम से पुकारा था। मनीषा के मुंह से अपना असली नाम सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, वैसे तो मैं अनिरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे उस नाम से बुलाना चाहती हो तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। और रही बात बकवास की, तो मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मनीषा का मूड खराब हो गया। वो चिढ़ते हुए बोली, मुझे थकान हो रही है, मुझे इसी वक्त घर ले चलो। अनिरुद्ध ने कुछ ना बोलते हुए चुप रहना जरूरी समझा। वो मनीषा का हाथ पकड़कर वापस से विला की तरफ चल पड़ा। विला पहुंचकर मनीषा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। सिद्धार्थ उसके लिए पानी लेकर किचन में चला गया। जब से मनीषा बीच पर गई थी तब से ही उसे अनिरुद्ध की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। साथ ही उसे लगा कि अगर उसका सपना सचमुच सच हुआ तो शायद अनिरुद्ध की आंखें भी वापस आ गई हों। इस बात का पता लगाना मनीषा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, पर वो पूछती भी तो किससे? अचानक से मनीषा को कुछ ध्यान आया। उसने अपना फोन ढूंढकर वॉइस कमांड की मदद से भरत को फोन लगाया। कुछ घंटियों बाद जब भरत ने फोन उठाया तो मनीषा बोली, भरत, मैं मनीषा बोल रही हूँ। मनीषा की आवाज सुनकर भरत चौंक गया। मनीषा, कहाँ हो तुम ठीक तो हो? इस तरह बिना बताए तुम कहाँ चली गई? भरत ने फोन उठाते ही मनीषा पर सवालों की बरसात कर दी थी। मनीषा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे भरत, फिलहाल मुझे तुम ये बताओ कि अनिरुद्ध की आंख कैसी है? क्या उन्हें वापस से दिखाई देने लगा? मनीषा का दिल घबरा रहा था। वो बेचैनी से भरत के जवाब का इंतजार कर रही थी। भरत ने मनीषा की बेचैनी भांप ली थी, इसलिए उसने उससे और ज्यादा सवाल न करते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अनिरुद्ध को किसी और ने भी कॉर्निया डोनेट किया था। अब अनिरुद्ध अपनी दोनों आंखों से देख सकता है। भरत की बात सुनकर मनीषा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपना फोन बिस्तर पर फेंक के खुशी से झूमने लगी। वो पल मनीषा की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। दरवाजे पर खड़ा अनिरुद्ध वो सब कुछ देख रहा था। उसने मनीषा और भरत की बातें सुन ली थी। मनीषा को अपने लिए इतना खुश देखकर अनिरुद्ध से रहा नहीं गया। वो तेजी से मनीषा की तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके होठों को चूमने लगा। ऐसा होते ही मनीषा एकदम से घबरा गई। वो अनिरुद्ध को धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करने लगी, पर अनिरुद्ध की मजबूत बाहों से खुद को छुड़ा न सकी। छटपटाते हुए मनीषा ने अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो दंग रह गई। उसकी आंखों के सामने का अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया था। मनीषा सिर्फ अपनी एक आंख से नहीं बल्कि दोनों आंखों से साफ देख पा रही थी। मनीषा हैरान थी। वो फटी आंखों से छत की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दाईं आंख की रोशनी वापस कैसे आ गई। मनीषा सुन्न पड़ गई थी। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो किसी की बाहों में जकड़ी हुई थी और वो शख्स उसकी गर्दन को लगातार चूमे जा रहा था। जब मनीषा के शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हुई तब अनिरुद्ध अपने होश में आया। उसने अपने होठ मनीषा की गर्दन से हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों से हटी पट्टी को देखकर अनिरुद्ध दंग रह गया। वो समझ गया कि मनीषा सच में अपनी दोनों आंखों से देख पा रही थी। अनिरुद्ध मनीषा से दूर हटकर खड़ा हो गया। उसकी एक छोटी सी गलती से आज कुछ ऐसा हो गया था जो वो नहीं चाहता था, और फिलहाल इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अनिरुद्ध चाहता था कि मनीषा को सच थोड़ी देर से पता चले, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। अनिरुद्ध के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अब उसे मनीषा के सवालों का सामना करना था, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं था। वहीं मनीषा के दिल में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबने मिलकर उसके साथ धोखा किया हो। डॉक्टर राजेश ने खुद उसकी सर्जरी करा के उसका कॉर्निया अनिरुद्ध को दिया था। यहाँ तक कि एलए में डॉक्टर फ्रेडी ने भी उससे यही कहा था कि उसकी आंखों में इन्फेक्शन फैल रहा है, जिस वजह से उसे अपनी आंखों को रोशनी से बचाकर रखना होगा। क्या उन दोनों ने उसे झूठ बोला था? और क्या मनीषा का कॉर्निया कभी अनिरुद्ध को दिया भी गया था?
मनीषा जितना सोचती जा रही थी उतना ही अपने दिमाग में उलझती जा रही थी। मनीषा के मन में एक बेचैनी सी भर गई। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। मनीषा ने अपना फोन ढूंढा और अनिरुद्ध को फोन लगाया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठा, मनीषा हड़बड़ाती हुई बोली, अनिरुद्ध। दूसरी तरफ से कैलाश की आवाज आई, मनीषा मैडम, क्या ये आप हैं? कैलाश की आवाज सुनकर मनीषा हैरान रह गई। उसने बिना उसकी बात का जवाब दिए कैलाश से पूछा, अनिरुद्ध की आंखें कैसी हैं? एक बार कैलाश को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, सर की आंखें पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन आप बिना सबको बताए कहाँ चली गईं? आपको पता है यहाँ सबको आपकी कितनी फिक्र हो रही है? मनीषा को जो जानना था वो जान चुकी थी। उसने कैलाश के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब दिए बिना फोन काट दिया। फोन रखते ही मनीषा के मन में एक और सवाल उठा। कैलाश के हिसाब से अनिरुद्ध की आंखें सही सलामत थी, जिसका मतलब ये था कि मनीषा ने जो उसे अपना कॉर्निया डोनेट किया था वो सही काम कर रहा था। लेकिन अगर उसकी सर्जरी सफल हुई थी तो मनीषा अपनी दोनों आंखों से कैसे देख पा रही थी? इस सवाल ने मनीषा को और ज्यादा हैरत में डाल दिया था। अगर उस सवाल का कोई जवाब दे सकता था तो वो सिर्फ वही शख्स था जिसने उसकी आंख की सर्जरी की थी, डॉक्टर राजेश। मनीषा ने बिना समय गवाए अपने फोन से तुरंत राजेश का नंबर लगाया। उसी कमरे में एक कोने पर खड़ा अनिरुद्ध सब कुछ देख रहा था, लेकिन एक बार भी उसके अंदर मनीषा से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। राजेश के फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। मनीषा का दिल उसके मुंह तक आ गया था। जैसे ही राजेश ने अपना फोन उठाया, मनीषा ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, मुझे सच सच बताना राजेश, मेरी दाईं आंख से मुझे सब कुछ साफ साफ क्यों दिख रहा है? एक सेकंड के लिए राजेश को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसने ध्यान से मनीषा की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि मनीषा की दाईं आंख की रोशनी वापस आ गई थी। उसने सीधे सीधे झूठ बोलते हुए कहा, दरअसल मनीषा, तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ये सुनकर मनीषा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही? तुमने मेरी आंखों की सर्जरी की भी थी या नहीं? राजेश मनीषा को कई सालों से जानता था। उसे पता था कि मनीषा भले ही एक सीधी सादी लड़की थी, पर उससे कहीं ज्यादा होशियार भी थी। उससे किसी भी तरह का झूठ बोलना उसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए राजेश ने उसे सच बताने का फैसला किया। राजेश बोला, तुम अच्छे से जानती हो मनीषा कि मैं तुम्हारी सर्जरी के फैसले के सख्त खिलाफ था। इससे पहले राजेश कुछ बोलता, मनीषा उसकी बात बीच में ही काटते हुए गुस्से से बोली, तो इसका मतलब तुमने मेरी आंखों की सर्जरी की ही नहीं? किसने हक दिया तुम्हें ऐसा करने का? मनीषा का गुस्सा देखते हुए राजेश ने डरते हुए कहा, तुम्हारी सर्जरी ना करने का फैसला मेरा नहीं था, बल्कि तुम्हारे पति अनिरुद्ध ने मुझे ऐसा करने से रोका था। राजेश की बात सुनकर मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उससे सुनने में कोई गलती हुई हो। तभी राजेश ने आगे कहा, तुम्हारे प्लान के बारे में अनिरुद्ध को सब पहले से पता था। वो नहीं चाहता था कि तुम उसे अपना कॉर्निया दो, इसलिए उसने मुझसे तुम्हारी सर्जरी करने से मना कर दिया था। मैंने तुम्हारी आंख में एक ऐसी दवा डाली थी जिससे तुम्हारी दाईं आंख की रोशनी सिर्फ कुछ दिनों के लिए चली जाए, लेकिन उस दवा का असर खत्म होते ही तुम्हारी आंख की रोशनी धीरे धीरे वापस आने लगेगी और फिर एक दिन तुम दोबारा से देख सकोगी। अनिरुद्ध ने मुझे ये बात तुम्हें बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम सच्चाई जानो। वो तुम्हारी आंख को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे ये सब करवाया। राजेश की बातें मनीषा के दिल को खोखला करती जा रही थी। वो अब एक और शब्द नहीं सुन सकती थी। उसने राजेश की पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया और बिस्तर पर बैठ गई। मनीषा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और अगले ही पल उसकी सिसकियां तेज रोने में बदल गई। मनीषा जोर जोर से रोई जा रही थी, लेकिन उसके रोने का कारण ये था कि वो आज खुद को अनिरुद्ध के सामने एक बार फिर से बहुत छोटा महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध वो सब पहले से जानता था। उसे पता था कि मनीषा उसे अपना कॉर्निया दे रही है। उसके कॉर्निया से वो वापस देख सकता था, पर उसके बावजूद भी उसने मनीषा का कॉर्निया लेने से इनकार कर दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि मनीषा अपनी एक आंख खो दे। आज मनीषा के ऊपर अनिरुद्ध का एक और एहसान चढ़ गया। अनिरुद्ध जैसा पति पाकर मनीषा खुद को खुशनसीब समझ रही थी। साथ ही वो एक बदनसीब भी थी जो ऐसे इंसान को बिना बताए छोड़कर परदेस आ बसी थी। मनीषा से ये अफसोस झेला नहीं जा रहा था और रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया था। उसके पास खड़े अनिरुद्ध से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी दोनों बाहें पकड़कर बोला, रो मत मनीषा, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने हाथ से मनीषा के मोती जैसे आंसू पोंछे। जैसे ही मनीषा ने अपनी आंखों के सामने वो चेहरा देखा, उसकी नसों में एक चिंगारी सी दौड़ गई। उसके सामने वो चेहरा था जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार था। आज अगर वो अपने पति को छोड़कर इतनी दूर आई थी तो उसके पीछे सिर्फ सिद्धार्थ ही था। मनीषा के दिल में एक ज्वालामुखी फट पड़ा। अगले ही पल उसके दोनों हाथ अनिरुद्ध के चेहरे पर वार किए जा रहे थे और उसकी आंखों का समंदर लगातार बहे जा रहा था। मनीषा अपनी पूरी ताकत से कभी अनिरुद्ध के गाल पर तो कभी उसके सीने पर अपने हाथ पटकती जा रही थी। आज वो उस चेहरे के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल देना चाहती थी जो उसकी सभी तकलीफों की इकलौती वजह थी। अनिरुद्ध मनीषा के हर वार को चुपचाप सहता जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मनीषा की सांसें फूलने लगी तब उसने मनीषा का हाथ पकड़कर उसे रोका। मनीषा के अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अनिरुद्ध की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अनिरुद्ध मनीषा को संभालते हुए बोला, मनीषा रुक जाओ, ये हम हैं। अनिरुद्ध। उसके मुंह से ये बात सुनते ही मनीषा किसी मूर्ति की तरह जम गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
वो बड़ी बड़ी आंखों से अनिरुद्ध को घूरे जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। कुछ देर के लिए उस कमरे में पूरी तरह से एक शांति छा गई। फिर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए अनिरुद्ध बोला, ये सच है मनीषा, हम सिद्धार्थ नहीं बल्कि अनिरुद्ध हैं। हमने तुमसे झूठ बोला कि हम अंधे हैं और चल नहीं सकते, जबकि हम पूरी तरह से ठीक हैं। हमने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया, लेकिन इससे ये बात झूठी साबित नहीं होती कि हमने आपके साथ जो भी किया वो गलत था। आपके साथ उस दिन मॉल में हम ही टकराए थे, जब अनीशा आप पर हाथ उठाने वाली थी, और जो आपके साथ उस रात सड़क किनारे खाना खा रहा था वो भी हम ही थे, ना कि सिद्धार्थ। यहाँ तक कि नकाब पहनकर आपके साथ हर रात जबरदस्ती करने वाले शख्स भी हम ही हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमने आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई, पर इतना जरूर कहेंगे कि हमने आज तक जो कुछ भी आपके साथ किया वो आपको बचाने के लिए किया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अनिरुद्ध मनीषा की आंखों में देखकर वो सारी बातें बोलते जा रहा था, पर मनीषा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अभी तक अनिरुद्ध ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मनीषा ने उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही अनिरुद्ध शांत हो गया और मनीषा की तरफ देखने लगा। तभी मनीषा गुस्से से बोली, ये नाटक बंद करो सिद्धार्थ। मैं जानती हूँ तुम ये झूठ सिर्फ इसलिए बोल रहे हो जिससे मैं तुम्हें अनिरुद्ध समझकर अपना लूं। तुम यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह जाऊं, और उस चीज को पाने के लिए तुम इतना गिर गए कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। मैं तुम पर कभी यकीन नहीं कर सकती, फिर चाहे तुम लाख कोशिशें ही क्यों न कर लो। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध समझ गया कि वो आसानी से उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मनीषा से कहा, हम जानते हैं आप हम पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए हमें आपको पूरी तरह से यकीन दिलाना होगा। अनिरुद्ध ने बिस्तर पर पड़ा मनीषा का फोन उठाया और कॉल लॉग में कुछ देर पहले का पड़ा कैलाश का नंबर लगाया। अनिरुद्ध फोन को स्पीकर पर करते हुए उसे अपने और मनीषा के दरमियान हवा में उठाया। तभी कैलाश के फोन की घंटी बजी। फोन उठते ही दूसरी तरफ से कैलाश की आवाज आई, मनीषा मैडम, आपने फोन क्यों काट दिया था? अनिरुद्ध बोला, कैलाश, ये मनीषा नहीं, हम बोल रहे हैं। अनिरुद्ध की आवाज आते ही कैलाश चौकन्ना होते हुए बोला, सर, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस नंबर से मनीषा मैडम का कॉल आया था। वो आपके बारे में पूछ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे मन में जो आया मैंने उनसे बोल दिया। कैलाश की बात सुनकर मनीषा की आंखें बड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने उसे दोबारा यकीन दिलाने के लिए कैलाश से पूछा, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि सिद्धार्थ की क्या खबर है? कैलाश बोला, सिद्धार्थ सर इंडिया में ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि आपने उनसे करने के लिए कहा था। आप उनकी चिंता न करें। ये बताएं कि मनीषा मैडम ऐसा क्यों पूछ रही थी? कहीं उन्हें आपके बारे में पता तो नहीं चल गया? अनिरुद्ध ने बिना उसकी बात का जवाब दिए फोन काट दिया। कैलाश की बात सुनकर मनीषा सदमे में थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी आंखों के सामने बैठा शख्स अनिरुद्ध ही था, जो उसे एकटक देखे जा रहा था। मनीषा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अचानक से उसने अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठा की और तेजी से उठकर उस कमरे के बाहर भाग निकली। अनिरुद्ध वहीं बैठा उसे अपनी नजरों से दूर जाता देख रहा था। क्या सच पता चलने के बाद मनीषा उसे अपना पाएगी? क्या अनिरुद्ध मनीषा का सामना कर पाएगा? आपको एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाइएगा अपने लिए कि नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है। सो राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।